नमस्कार दोस्तों। जयशंकर जी को मैंने इतने बीस्ट मोड में मैंने नहीं कभी देखा उनको ऐसे बोलते हुए। वैसे जैसे उन्होंने राहुल गंदगी को धोबी के कुत्ते को जैसे धोया है, वैसे तो कपड़ों को धोया जाता है, उन्होंने धोबी के कुत्ते को ही धो दिया। और क्या ब्यूटीफुली उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर इसकी धज्जियां उड़ाई हैं हर चीज़ के लिए। उन्होंने पहले तो ये बोला कि यार ये सो कॉल्ड जो डीप विजडम वाले लोग हैं, जो चाइना को बोलते हैं, चाइना को हमारे से ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता। राहुल गांधी को तंज कस रहे थे। वो अपने आप को गुरु मानते हैं क्योंकि चाइना गुरु बन चुका है इन लोगों का। वो कहते हैं मेरी जो सर्विसेज है वो 41 सालों की है फॉरेन सर्विस में, और इंडिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर कोई रहा है तो जयशंकर जी हैं चाइना में। चाइनीज़ इतनी फ्लुएंटली बोलते हैं वो, इसका कहना नहीं है, यानी कि वो अंडरस्टैंड करते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज को भी, लैंग्वेज के सिस्टम को भी, और काम करने का तरीक़ों को भी। तो इन्होंने पहले तो चाइना का गुरु बना दिया किसको? राहुल गंदगी को। यानी कि उन्होंने बोल दिया धोबी के कुत्ते का नाम है राहुल गंदगी। धोबी हो गया चाइना। अब ये हो गया दो चीज़ें जो उन्होंने उजागर करी। उसके साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि मेरा एक मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो यहाँ बैठा हुआ है सामने, वो हमेशा बोलता है और हमेशा खुश रहता है चाइना के नाम सुनते ही। अफेक्शन बहुत है इनको। और साथ में बोल दिया ये वही आदमी है जो चाइना के अंदर जाकर सीक्रेटली एक ट्रीटी को साइन करता है। प्यार है इसको चाइना के साथ, और वो ट्रीटी आज तक बाहर निकाली भी नहीं है। और यहाँ तक ये है कि इसको जो ट्यूशन्स मिलती हैं वो प्राइवेटली चाइना की एम्बेसी में जाकर एम्बेसडर खुद बैठकर इसको ट्यूशन देता है। और चाइना की नॉलेज तो इसको इतनी ज़्यादा है क्योंकि चाइना के अंदर जो ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर इसको स्पेशल इन्विटेशन दिया गया था, मुझे नहीं मिला था। जबकि उस वक्त जयशंकर जी एम्बेसडर थे चाइना के, उनको स्पेशल इनविटेशन नहीं दिया गया क्योंकि वो बोलते कि मैं कोई स्पेशल नहीं था उनके लिए। राहुल गंदगी स्पेशल था, उसे स्पेशली यहाँ पे बुलाया गया, उसको ऑनर किया गया, एग्रीमेंट साइन करवाया और बड़ा कुछ गिफ्ट में भी दिया गया जो सुबह शाम उसको हाई रखता है। ये सारा कुछ उन्होंने उजागर किया है ओपनली पार्लियामेंट के अंदर। यानी कि फ्यूचर में इसे कोट किया जा सकता है कि जयशंकर जी ने धोबी के कुत्ते को धोया कैसे। अब इसके ऊपर बड़ा डिटेल में बात करते हैं मंजरी जी के साथ कि मंजरी जी धोया तो धोया, वो तो एक तरीका है आपने करने का। और साहब ने ये बोल दिया कि इस बंदे को प्राइवेट ट्यूशन्स दी जाती हैं चाइना की तरफ से कि क्या बोलना है, कहाँ पे हगना है और कहाँ पे तुम्हारी धुलाई करानी है। अब आते हैं इस सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु के ऊपर कि जो इन्होंने ये सारा कुछ बोला, बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी और जो आईना दिखाया इनको। क्योंकि जयशंकर जी के ऊपर इन्होंने तंज कसा कि आज पाकिस्तान और चाइना इकट्ठे हो गए हैं, ये आपके कारण इकट्ठे हुए हैं, तो आईना दिखाना पड़ा कि इकट्ठे कैसे हुए हैं। और ये सारा मामला जो था इसको धोने का, भाई इस तरह से तो मैंने मोदी जी को भी धोते हुए देखा नहीं है जैसे जयशंकर जी ने किया है। अब मंजरी जी बहुत ऐसे वेट कर रही हैं और इनके मोदी जी का नाम आते ही अब मैं बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता हूं क्योंकि आपको मालूम है मोदी जी का नाम आते ही ये कहती है कि ये मेरे पास कॉपीराइट है, तुम जयशंकर जी को कवर करो, मोदी जी को मैं कवर करूंगी। तो जय मंजरी जी, जय सिया राम। और आपके मोदी जी के बड़ा राइट हैंड जयशंकर जी ने जो धोया है, कैसा लगा आपको? जय सिया राम। सबसे पहले तो कल पप्पू का नामकरण दिवस था, नया नाम मिला उसे चाइना गुरु। सेकेंडली उसकी ही नहीं, उसके पूरे खानदान की पोल खोली है और जो धोबी पछाड़ दिया। मतलब ओलंपिक्स में जब कोई पहलवान दूसरे पहलवान को धोबी पछाड़ दे तो 5 अंक मिलते हैं। तो आई डोंट नो कितनी बड़ी टैली है आज जयशंकर जी की। देखने में मैं उनसे जब मिली थी तो बड़े सिंपल से और मतलब आपको लगेगा नहीं कि कोई मिनिस्टर है, लेकिन जब वो अपनी एलएमजी लेते हैं, बल्कि AK-203 लेते हैं, वो इतनी फायरिंग करते हैं। और कल यही देख करके हंस हंस के हाल बुरा हो गया। देखो, पोल उन्होंने खोलनी शुरू की थी परनाना के जमाने से। उन्होंने तिब्बत दिया, ठीक। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि पाकिस्तान ने सक्सम वैली, जिसको ये सीओ के अक्साई चिन इन नामों से भी जानते हैं, इसको उठा करके दिया, इस पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। अब एक तरफ तो पाकिस्तान, अब हिडन मैसेज क्या है, एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, ठीक। तो फिर तुमने कश्मीर का एक हिस्सा चीन को क्यों दे दिया? और उस समय भारत की सरकार क्या मतलब करके सो रही थी, उसने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं किया कि
पहले तो आप वापस ले सकते थे, जीता हुआ युद्ध छोड़ करके आप यूएन में चले गए। उसके बाद फिर पाकिस्तान वो लैंड चाइना को गिफ्ट करा था, तो आपने और बड़ी अफीम चढ़ा ली। उसके बाद आपने अगली बार में जो है तिब्बत खुद दे दिया। तिब्बत क्या है, सोर्स ऑफ मिनरल्स है और सिक्योरिटी के लिहाज से, और तीसरी चीज पूरी फ्रेश वाटर का सोर्स है। हर नदी नॉर्थ इंडिया की तिब्बत से निकलती है, और अभी इसी कारण अरुणाचल का वो है। क्यों अरुणाचल पे क्लेम करता है? क्योंकि चाइना उसको साउथ तिब्बत कहता है। तो जब वो साउथ तिब्बत कहता है, आपने उसको अरुणाचल कहा है, तो वो उस एरिया पे अपना क्लेम करता है कि मुझको अब गुंडाई देखो, तुमने मुझे तिब्बत दिया तो साउथ तिब्बत भी दे दो, और कोई क्लेम नहीं है उसका। ओके। अच्छा, ट्रेडिशनली अब जो गुंडागर्दी चाइना की है वो ये है कि तुमने हमें तिब्बत गिफ्ट किया, साउथ तिब्बत कैसे रख लिया, वो भी हमको गिफ्ट करो। और इसीलिए डोकलाम हुआ है। मिलिट्री कोऑपरेशन क्यों हो गया? क्योंकि आपने पीओके उनको दे दिया, तो उनका मिलिट्री कोऑपरेशन हो गया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बन रहा था उनका, जो हमारे पीओके से होके जा रहा था। और महबूबा मुफ्ती जो है और उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी, इन सब की तरफ से आ रहा था कि हमको ये होने देना चाहिए, इससे मैत्री बढ़ेगी। तो आप सोचिए, लीडर्स भारत के थे कि चाइना के थे, ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद आ जाते द फेमस 62 वॉर जो हम लोगों ने लड़ी। उसमें आपके पास आश्चर्यजनक तरीके से आपके पास एयरफोर्स थी, आपने यूज नहीं किया। और उससे पहले, उसके बाद में आप चाइनीज को चावल बेच रहे थे। अपनी सेना को रीइंफोर्स करने के लिए नेहरू जी के पास कुछ नहीं था। हमेशा से लद्दाख अरुणाचल में सड़क इसलिए नहीं बनाई गई कि अगर चाइना आ गया तो उसके काम आ जाएगी। अरे मेरे सैनिकों के भी तो काम आएगी, और कैसे आ जाएगा? तो आप हर चीज पे बैक ट्रैक करते रहे हो, और प्रो चाइना प्रो पाकिस्तानी पॉलिसी बनती रही है। अभी मैं निशिकांत दुबे जी को एक चैनल पर सुन रही थी, तो उन्होंने बताया उसी काल में, नेहरू जी के समय में, अभी तो हम नाना जी पे ही बात कर रहे हैं, नेहरू जी के समय में जो 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा, 20% हमारे पास रहेगा। तो उसके ऊपर जो डैम बनेगा, उसमें सिल्ट जमा होती है, नेचुरल प्रोसेस है। नदी अपने साथ मिट्टी कंकड़ लेके आती है, वो नीचे बैठ जाता है जब पानी रुकता है। तो जो सिल्टिंग होती है उसके कारण क्या होगा, डैम की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, कि नीचे तो मिट्टी जमा हो गई है, तो पानी ऊपर से जो रुकना था वो भी बह जाएगा। और उसको समय समय पे नेचुरल डी सिल्टिंग की जाती है, थोड़ा सा पानी नीचे से पंप से निकालते रहते हैं ताकि नेचुरली डैम डी सिल्ट होता रहे। उसकी परमिशन हमें पाकिस्तान से लेनी पड़ेगी कि हम अपने डैम को डी सिल्ट करें, अपना पानी अपने लिए यूज करें। भारत को बेचने के इससे अच्छे तरीके आपको नहीं। लैंड ले लो, पानी ले लो, चावल ले लो, उसके बाद फिर जो कुछ भी क्या साइन करके आए हो तो पता नहीं, कौन कौन सी इन्फो ले लो। आई कैन नॉट से, स्पीचलेस हो जाती हूँ। अब जो चीज इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में जो लॉज वगैरह लगाए थे, देवर ऑल एंटी इंडिया। अंबेडकर की दुहाई आजकल सबसे ज्यादा कांग्रेस देती है, उसी अंबेडकर जी के संविधान को उन्होंने जम्मू कश्मीर में नहीं लगने दिया। एक ही देश में, थैंक्स टू नाना जी, दो झंडे थे, दो प्राइम मिनिस्टर थे। 1990 में एक जरा सा आगे लीप लेती हूँ, 1990 में सेना भी थी, पुलिस भी थी, पंडितों का एक्सीडेंस हो रहा था, एवरीबडी वाज विटनेसिंग। क्यों? क्योंकि आजादी का श्रेय लेने वाले नेहरू जी पार्टीशन के दर्द के बारे में नहीं बात करते। उस समय भी सेना थी, पुलिस थी, एंड दे वर विटनेसिंग, और हिंदू मर रहा था, है ना? और उसके बाद वन स्टेप है, गांधी जी मस्जिदें खाली करा ली ठंड में कड़कती में। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने पहला इलेक्शन जीता। इतनी खराब याददाश्त नहीं है हिंदुओं की कभी भी। ये नेहरू जी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी लोकतंत्र को धता बना करके बने थे। इनको कभी किसी ने पसंद नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस के साथ इनकी फोटो देख लीजिए, सुभाष चंद्र के बोस के गले में ढेर मालाएं, और नेहरू ऐसी बाय द वे वहां पे फोटो में खड़े हो। यही इज्जत नहीं, जूतों में बैठे हो, उनके पैरों में बैठे होते थे। लेकिन मंजरी जी, देखिए, जो जो जयशंकर जी ने किया काम, वहाँ पे जो आईना दिखाया कि आप बोलते हैं कि जी चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठा किया किसने? आपने 1960 से लेकर अब तक
तो उनके आपको सपोर्ट करते रहे, आपके नाक के नीचे उनकी एग्रीमेंट्स होते रहे, उनके फ्रेंडशिप बढ़ती गई, उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया आपके नाक के नीचे। ग्वादर पोर्ट उन्होंने 2013 में बनाना शुरू कर दिया। आप आज बड़ा शॉक्ड फील कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। वार्निंग्स तो हमेशा आपके सामने थी, लेकिन आपने डैमेज होने दिया। और ये एनडीए की गवर्नमेंट है जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस को मैनेज कर रही है आज की डेट में। और दोस्तों, और ये मंजरी जी, जो ये जयशंकर जी ने बोला वो बड़ा अजीब था। एक भी आपने तो जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, वही रिमोट कंट्रोल वाली पोल डांसर की जो गवर्नमेंट चल रही थी, उसके अंदर चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया गया, जबकि हर रोज वो हमारे बॉर्डर में एंटर कर रहा था। और राहुल गांधी उसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ जाकर एग्रीमेंट करके आता है 2008 में, क्योंकि उसे बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया। यहाँ तक कि मुझे सुनने में आया है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड वीडियोस भी हैं लड़कियों के साथ जो उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी हैं। इसीलिए जब जब भारत दिक्कत में होता है, इस गंदगी को बुलाया जाता है एम्बेसी में, इसको दौड़कर जाना पड़ता है। प्लस जयशंकर जी ने एक बात जो बोली वो बहुत पते की थी कि चाइनीज़ कंपनीज, आपको मालूम है जो उनका टेक्निकल सेक्टर है, 3G है, 4G है, 2G है, जीजा जी है, मम्मा जी है, कोई भी जी है, वो सारा चाइना से ही आता है। वो सबको आपने अलाउ किया भारत के अंदर और रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया उनको। ये आपने ना, इसके आगे एक चीज और की थी, साइन कर लिया था कि ये सारे इक्विपमेंट्स भारत में बन नहीं सकते हैं। लेकिन जिस समय इन्होंने साइन किया था उस समय मोबाइल फोन्स नहीं आए थे, मोबाइल फोन्स का नाम नहीं था, इसलिए आज वो इक्विपमेंट भारत बना रहा है। वरना इन्होंने अगले 20 साल, पता नहीं कितने साल तक के लिए ये चीजें हम चाइना से लेंगे, ये एग्रीमेंट ये साइन कराए हैं। और वो जो टेलीफोन के इक्विपमेंट है, थैंक गॉड मोबाइल ने टेलीफोन को आउटडेटेड कर दिया। वो सारी चीजें थैंक्स टू राहुल गांधी और उनकी अम्मा और उनकी पार्टी, ये चाइना ही बनाएगा। अगर भारत में आएंगे तो चीन से ही आएंगे। तो इस तरह के आप देखिए, BHEL को तबाह किया गया। सबसे बड़ी चीज बैम्बू, जो बोटानिकल क्लासिफिकेशन में घास की कैटेगरी में आता, उसको ट्री डिक्लेयर कर दिया। और पेड़ आप काट नहीं सकते हैं, तो जब पेड़ नहीं काटेंगे तो बैम्बू की स्मगलिंग होती थी। ब्रह्मपुत्र नदी में वो बांस के लट्ठे बांध करके बना करके डाल देते थे, वो असम में उनको जो है कैप्चर किया जाता था। उसके बाद जो बैम्बू की इंडस्ट्री थी असम की, वो बची है। हमारे यहाँ कितनी चीजों में बांस, अगरबत्ती में बांस होता है, और ये सारी चीजें, बहुत सारी बांस की चीजें बनती है। थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने बैम्बू को वापस घास बनाया है। आज आप बैम्बू प्लाई और पता नहीं कितने प्रोडक्ट बैम्बू से देख लेते हैं। और ये सारी पूरी इंडस्ट्री को, हजारों करोड़ को इन्होंने चाइना को सिंपली गिफ्ट कर दिया था। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में बैम्बू होना एक आम बात हो गई थी उस समय, तो गाय की स्मगलिंग भी वाया बैम्बू होती थी। गाय के गले में जो है बांस बांध दिया जाता, उसे ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक दिया जाता था, और वो तैर करके जो है बांग्लादेश बच गई तो ठीक, डूब गई तो कोई बात नहीं, गोमांस मिलेगा। तो काउ स्मगलिंग वाज डन थ्रू बैम्बू, इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाज डन थ्रू बैम्बू। तो ये सारी चीजें उस एरिया को गरीब और बनाने के लिए, नेहरू जी ने तो वहां पे परमिट भी लगा रखा था ना कि थैंक गॉड आई डिड नॉट लेट साधुज एंटर दैट एरिया। तो अगर किसी को नॉर्थ ईस्ट में जाना होता, कामाख्या हमारा एक बड़ा शक्तिपीठ है, उधर जाना होता था तो उसको परमिट लेनी पड़ती थी। और वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज जा सकते थे। आज भी वहां पर सेंट मार्टिन आइलैंड मांग रहा है यूएस, और वहां पर एक क्रिश्चियन कंट्री कार्व आउट करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी पैठ बने। तो ये सब इन्हीं के वंश की पॉलिसी है। और उसको सब, मतलब क्या ये सूंघ के खाके आता है कि उसके बावजूद ये आकर के मोदी गवर्नमेंट को ऐसे बोलते हैं जैसे इनका कोई नहीं है। एक चीज और थोड़ा सा बाद में आते हैं, कच्चा टीबू आइलैंड जो इंदिरा गांधी ने दिया था, आज तक हमारे मछुआरे उसकी वजह से पकड़े जा रहे हैं, और उनको अपने ही, मतलब कच्चा टीबू तक हमारा वो था। वैसे तो ट्रेडिशनली पूरा हिंद महासागर
भारत के अंडर में था, पर थैंक्स टू नेहरू जी उन्होंने 200 नॉटिकल माइल रख करके दे दिया। तो अब जो श्रीलंका और भारत के बीच का समुद्र है उसमें हमेशा विवाद चलता है, और हमारे मछुआरे वो पकड़ ले जाते हैं जब उनको कुछ नेगोशिएट करना होता है, और उसके बाद हम उसको छुड़ाते रहते हैं, और उसमें कच्चा टीबू भी इनको दे दिया। अगला स्टेप, श्रीलंका को अपने से अलग कर लिया, आईएसआई का गढ़ बन गया, वहां से एलटीटीई का आतंकवाद चला, थैंक्स टू यही कुनबा है। हम्बनटोटा जब बन रहा था, जब मैंने विंझिंगम पोर्ट के लिए जो केरल में अभी बना है उसको इन्वेस्टिगेट किया थोड़ा सा, तो मुझे पता लगा वो वहां का ट्रेडिशनल डीप सी पोर्ट था, और पता नहीं किस समय से वो चला आ रहा था। उस डीप सी पोर्ट को, मतलब 18 फीट से ज्यादा की, 18 मीटर से ज्यादा की गहराई होती है, उसमें बड़े शिप्स आ सकते हैं, उसको कांग्रेस ने यूज ही नहीं किया, जिसको अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने रिवाइव किया है, उसको भी दे दिया। हम्बनटोटा बन रहा था, इनको वार्निंग दी। देखो, एक समय संसद में जब भारतीय जनता पार्टी हंगामा करती थी, देश हित में करती है, और जब विपक्ष में होकर के कांग्रेस हंगामा करते, देश विरोध में करते हैं कि रफाल गिर गया, रफाल गिर गया, जबकि गिरा नहीं। अब इस पूरे ट्रेड रूट पे हम धीरे धीरे उसको सिक्योर कर रहे हैं इंडियन नेवी से। आप हर दूसरे दिन देखेंगे, आज युद्धपोत उतार दी, आज विमान वाहक पोत उतार दी, आज सबमरीन उतार दी। हम इस एरिया को सिक्योर कर रहे हैं, और इंडियन नेवी सिंधु सागर यानी अरेबियन सी, और गंगा सागर यानी बे ऑफ बंगाल में बहुत अच्छी तरीके से वो कर रही है। इसी समय आफ्टर मीटिंग इन ब्रुनेई, हाँ, उसके बाद जो है आसिम मुनीर जा रहा है श्रीलंका और इंडोनेशिया की दौरे पे गया हुआ है। और अभी आप देखिए, अभी आपने विंझिंगम पोर्ट लिया है, इंडोनेशिया से अभी आपने डील की है, और मुनीर यहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? एंटी इंडिया नेटवर्क के लिए, टू सराउंड इंडिया। कोको आइलैंड आपने दिया, काबू वैली आपने दी, म्यांमार भारत में आना चाहता था, उस समय बर्मा था, चलो दिल्ली के नारे वहां पर 1947 के बाद तक लगते रहे, 48-50 तक लगते रहे। आपने मालदीव स्वतंत्र नहीं कराया, आपने गोवा स्वतंत्र नहीं कराया, जबकि गोवा, पौंडीचेरी, ये सब तो बिल्कुल भारत के पास पास के आइलैंड है, और गोवा तो भारत में ही एम्बेडेड है। तो आप ये देखिए कि कितनी लापरवाही थी। भारत को आप भारत के हितों के लिए नहीं, हर चीज इन्होंने जिस तरीके से डिजाइन की थी वो ये था कि भारत को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट करना पड़े। अब ये क्या था? ये एक ट्रेड रूट था। अगर पहले आपने अफगानिस्तान अलग किया, फिर पाकिस्तान अलग किया, फिर पीओके दे दिया, मतलब भारत को अगर सेंट्रल एशिया में जाना है तो उसे हर जगह परमिशन लेनी है, हर चेक पॉइंट पे टैक्स देना है, जिसके कारण भारत की चीज इससे पहले वो विदेश पहुंचे बहुत महंगी हो जाएगी। चलो, आपने दूसरा रूट निकाला, आप सी के थ्रू चले जाएंगे, तो वहां पर भी आपके रेड सी में घुसना है तो आपको चेक पॉइंट देना पड़ेगा, गल्फ ऑफ ओमान में घुसना है तो, पर्शियन गल्फ में घुसना है तो आपको चेक पॉइंट देना पड़ेगा, मालदीव वगैरह केप टाउन से जाने में प्रॉब्लम करेंगे, हर जगह पर आपने श्रीलंका को वो कर दिया, वो एक आइलैंड कंट्री है, वो आपके ट्रेड को चेक करेगी। मतलब सारी पॉलिसी ऐसी बनाई थी कि भारत छोटा होता जाए, टुकड़े टुकड़े में इसकी लैंड देते रहो, सियाचिन भी देने के लिए तैयार थे ताकि आप दिल्ली तक नजर रख सको। पूरा इस तरीके का प्लान तैयार था कि भारत की तरक्की को ब्लीड इंडिया बाय थाउजेंड, बेसिकली दैट वाज द प्लान। एंड ये लोग उठ के खड़े होकर के जब ये पूछते हैं, तब मुझे मजा आता है कि तो भी पछाड़ इनको मिलती है, पार्लियामेंट में मिलती नहीं, है। देखो, जैसे जयशंकर जी ने इनको धोया है, भाई आप आज हमें बोल रहे हो कि हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं है, चाइना बड़ा पावरफुल हो गया, पाकिस्तान तो इनकी नज़रों में हमेशा ही पावरफुल था। जयशंकर जी ने बड़ा एक क्लियरली एक चीज़ बोली जो मुझे बड़ी पसंद आई, कि मैं अभी रिसेंटली चाइना होकर आया हूँ, जयशंकर जी बोल रहे हैं, मैंने वहाँ पर टेररिज्म के बारे में बात करी है, क्रॉस जो बॉर्डर के ऊपर जो डी एस्केलेशन करनी है उसके बारे में बात करी, जो ट्रेड की रिस्ट्रिक्शंस हैं जो चाइना ने लगाई हुई हैं, कि जो जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, या हमें डीप बोरिंग की जो मशीन है, जैसे हमने मेट्रो बनानी है उसके लिए हमें नीचे बोरिंग मशीन चाहिए जो हमने ऑर्डर किया हुआ है। चाइना ने उस मशीन के पैसे ले लिए लेकिन मशीन को आने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि यार मैं वहाँ पर जाकर ओपनली ये बातें करके आया हूँ, कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं करी, कोई बैकडोर बैठकर डील नहीं करी जैसे 2008 में हुई थी,
यही डिफरेंस है सो कॉल्ड चाइना गुरु के और एक डिप्लोमेट के बीच में। आप अपना आईना देख लीजिए। और मैं कोई चाइना से ट्रेनिंग लेकर वहाँ पर प्राइवेट डिनर्स में चाइना को सीखने नहीं जाता हूँ, मैं वहाँ मीटिंग करता हूँ ओपनली। तो यानी कि आप जो हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी एनडीए ने कुछ किया नहीं, यानी कि मोदी सरकार ने, आप पहले अपना तो चिट्ठा देख लीजिए, आपके नाना से लेकर अब तक आप करते क्या रहे हैं। तो आपको पहले अपने कर्म जो हैं आपके, उसको ओन अप करना पड़ेगा, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये पहले पार्लियामेंट में बताइए कि चाइना पाकिस्तान आज इकट्ठे हुए हैं तो उसको करने के लिए आपने कितना ज़्यादा योगदान दिया है। 100% आप ही का योगदान है। और आप हिस्ट्री में सोते रहे और आज आप हमें बोल रहे हैं जागने के लिए, हम जागे हुई हैं। आप जागिए, जो सुबह सुबह आप अर्ली मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट करने वाले आदमी, जो चाइना एक्सपर्ट हैं, जो चाइना के गुरु बने हैं। मुझे लगता है कई और लोग भी हैं जिनको उन्होंने साथ में धोबी पछाड़ करी है आज अच्छी तरह से, जयशंकर जी ने। और ये करनी ज़रूरी थी क्योंकि राहुल गंदगी बहुत ज़्यादा उछल रहा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, चाइना को लेकर, क्योंकि हमेशा दुनिया को एक ही बात बोलते हो, चाइना देखिए इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है, हमें मेक इन इंडिया करने की ज़रूरत क्या है, चाइना बना तो रहा है, हम लेते रहेंगे वहाँ से। और यही चीज़ें जो 2008 का एग्रीमेंट है उसके अंदर लिखी गई थी, आप मेक इन इंडिया नहीं करेंगे और अगर होगा तो आप करने नहीं देंगे। इसीलिए चाइना की ये वाहवाही करते हैं हमेशा। एग्रीमेंट किया है और कॉम्प्रोमाइज वीडियोज़ हैं और सूंघने के लिए हर रोज सामान मिलता है सुबह सुबह। कॉम्प्रोमाइज वीडियो तो इनके नेपाल में भी है, हमारे पास भी है, ऐसा नहीं है। नेपाल में जिस डिस्कोथेक में गए थे, जिस लड़की के साथ ये बैठे थे, वो वीडियो हमारे पास भी है, लेकिन हम यूज नहीं करते हैं शायद। नहीं, हमें यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जो यूज़ कर रहा था उसको एक्सपोज पार्लियामेंट में कर दिया गया है। अब हमें कोई एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जयशंकर जी ने धोया है, और ये पार्लियामेंट के नोटबुक में लिखा जाएगा कि राहुल गंदगी को आईना दिखाया गया, उसके पूरे परिवार को भी आईना दिखाया गया कि कौन कौन से कुकर्म इन्होंने करे हैं। जब फ्यूचर में जो अगली जनरेशन आकर जब देखेंगी कि ये कांग्रेस क्या थी और एनडीए क्या थी, आज से 20-25 साल पहले बात, ये 25 साल के बाद जब वो पढ़ेगा तो उसका शर्म से जो कांग्रेस अपने आप को जो कांग्रेसी बोलेगा, शर्म से उनका सर झुक जाएगा कि इस कांग्रेस को हमने सपोर्ट किया, जिन्होंने देश को बेचने का काम किया राहुल गंदगी और इसकी फैमिली के थ्रू। एनीवेज, ये धोबी पछाड़ अच्छी लगी, हमने बोला इसलिए क्विक सा वीडियो बनाते हैं आपके लिए कि कभी कभी एंजॉय भी करना चाहिए कि कांग्रेस की युवराज, आखिरी युवराज की धुलाई कैसे होती है पार्लियामेंट में आजकल। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इसकी सपोर्ट के लिए अब बाहर आ रहे हैं कि भारत के ऊपर 25% टैक्स लगा देंगे। क्यों? क्योंकि बैकफुट पर हैं उनके राहुल गंदगी। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जवाब तो मिलेगा और अच्छी तरह से मिलेगा। अभी तो जयशंकर जी का जवाब भी आप इतना खुश हो रहे हैं, अभी मोदी जी का जवाब आएगा तो देखना क्या होता है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।